हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 20 आपदा प्रबंधन पढ़ाने वाली हूँ। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है मुसीबत, संकट के समय की गई व्यवस्था। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। आपदा प्राकृतिक हो या मानव सर्जित, आकस्मिक हो या मंद, पृथ्वी के भूगर्भ में से हो या वातावरण में उत्पन्न हुई हो, वह पृथ्वी पर व्यापक रूप से अनुभव की जाती है, साथ ही विनाश करती है। कुछ घटनाओं के उदाहरण देखें तो स्पष्ट होता है कि जनजीवन का व्यापक पैमाने पर नुकसान करती है। कुछ घटनाएं पूर्व नियोजित और निश्चित विध्वंसकारी होती हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं द्वारा परमाणु बम हमला। जबकि कुछ दुर्घटनाएं मानवीय भूल या लापरवाही का परिणाम होती है, जैसे भोपाल गैस कांड, रूस की चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। यहाँ बताया गया है कि आपदा यानी संकट प्राकृतिक, कुदरती हो या मानव द्वारा उत्पन्न किया गया हो, आकस्मिक यानी अचानक हो या मंद यानी धीरे हो, पृथ्वी के भूगर्भ यानी पृथ्वी के नीचे में हो या वातावरण से पैदा हुई हो, वह पृथ्वी पर व्यापक रूप से महसूस की जाती है, साथ ही विनाश करती है, क्षति पहुंचाती है। कुछ घटनाओं के उदाहरण देखें तो स्पष्ट होता है कि लोगों के जीवन धन का व्यापक रूप में बड़ी मात्रा में नुकसान करती है। कुछ घटनाएं पहले से नियोजित और निश्चित विध्वंसकारी होती हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं द्वारा परमाणु बम का हमला किया गया था। जबकि दूसरी दुर्घटनाएं मानव के भूल या लापरवाही का परिणाम होता है, जैसे कि भोपाल में घटी गैस कांड, रूस की चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। आगे हम लोग पढ़ते हैं आपदा के प्रकार। आपदा के प्रकार कितने हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम आपदाओं के खतरों से परिचित हैं। बचाव राहत कार्यों की व्यूह रचना करने के लिए उनके कारणों तथा उत्तरदायी संयोगों को जानना होगा। बचाव कार्य की पूरी तैयारियों के संदर्भ में भी ये बातें जानना खूब जरूरी है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने आपदाओं के 2 प्रकार किए हैं, प्राकृतिक आपदाएं और मानव सर्जित आपदाएं। यह करें कि हम आपदाओं के खतरों से परिचित हैं, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। बचाव और राहत कार्यों की व्यूह रचना यानी आयोजन करने के लिए उनके कारणों तथा उसकी जिम्मेदारी सहयोग यानी परिस्थिति को जानना होगा। बचाव कार्य की पूरी तैयारी के विषय में भी ये बातें जानना बहुत ही आवश्यक है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने आपदाओं के 2 प्रकार किए हैं। पहला प्राकृतिक आपदाएं जो कुदरत के द्वारा होती है, दूसरा मानव सर्जित यानी मानव के द्वारा उत्पन्न की गई उसके कार्यों के द्वारा उत्पन्न हुई आपदाएं यानी मुसीबत। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदाएं। इसमें बाढ़, चक्रवाती तूफान, अनावृष्टि यानी सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, दावाग्नि यानी जंगल में लगे आग आदि। इनमें से बाढ़, चक्रवात तथा सुनामी की भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, दावाग्नि की भविष्यवाणी संभव नहीं है। यहाँ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया गया कि प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवाती तूफान, अनावृष्टि यानी सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, दावाग्नि आदि। इनमें से बाढ़, चक्रवात तथा सुनामी की भविष्यवाणी की जाती है, यानी पहले से ही इसके बारे में सूचना दी जा सकती है। लेकिन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, दावाग्नि जैसे जंगल में आग लगने जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी करना पहले से संभव नहीं है। आगे है दूसरा मानव सर्जित आपदाएं। मानव के द्वारा उत्पन्न की गई आपदाएं मुसीबत कौन कौन सी है? आग, औद्योगिक दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, दंगे आदि मुख्य है। मानव सर्जित यानी मानव के द्वारा उत्पन्न की गई आपदाएं यहाँ पे दिया गया है, जैसे आग लगना, औद्योगिक दुर्घटनाएं, बम विस्फोट होना, दंगे और भी अनेक कारण हैं। पहले हम प्राकृतिक आपदाएं के बारे में पढ़ेंगे। बाढ़, इसके बारे में पढ़ते हैं।
सामान्य तौर पर हम बाढ़ का अर्थ करते हैं कि विशाल भूभाग लगातार कई दिनों तक पानी में डूबा रहे। अधिकांश लोग बाढ़ का संबंध नदी से जोड़ते हैं। जब नदी का जल अपने किनारे के भागों के ऊपर से बहकर समीपस्थ भूभाग को डुबो देता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो लगातार तेज भारी वर्षा का परिणाम है। मानव प्रवृत्तियों, जल परिवहन, जमीन के प्राकृतिक ढाल की अवगणना करके किए गए निर्माण काम से नदी विकराल रूप धारण करती है और बड़े पैमाने पर जन धन को हानि पहुंचाती है। बाढ़ के बारे में यहाँ बताया गया है कि ज़्यादातर हम बाढ़ का अर्थ करते हैं कि बहुत बड़ा भूभाग लगातार कई दिनों तक पानी में डूबा रहे। ज़्यादातर लोग बाढ़ का संबंध नदी से जोड़ते हैं। जब नदी का जल अपने किनारे के भागों के ऊपर से बहकर उसके नज़दीक के भूभाग को डुबो देता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो लगातार तेज भारी बरसात का परिणाम है। मानव के कार्यों के द्वारा जल परिवहन, जमीन के प्राकृतिक ढाल की अवगणना करके किए गए निर्माण कार्य से विकराल रूप धारण करती है और बड़े मात्रा पर जन धन को नुकसान पहुंचाती है। आगे है, बाढ़ की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अपनी कीमती तथा निजी आवश्यकता की वस्तुएं लेकर सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें। पानी, सूखा नाश्ता, मोमबत्ती, लालटेन, सीलन न लगे इस तरह प्लास्टिक की डिब्बी में दिया सलाई, टार्च आदि साथ ले लें। रेडियो, मोबाइल फ़ोन अवश्य साथ रखें। सांप से सावधान रहें, वे सूखी जगह पर आ सकते हैं। उन्हें दूर रखने के लिए लाठी डंडा साथ रखें। बाढ़ उतर जाने के बाद पानी को उबाल कर पीने के उपयोग में करें। यहाँ बाढ़ की स्थिति में बताया गया है कि जब बाढ़ आए तो ऐसी स्थिति में अपनी जो मूल्यवान चीज़ है, अपनी निजी खुद की आवश्यकता की वस्तुएं लेकर सुरक्षित स्थान पर रहने चले जाएं। साथ में पानी, सूखा नाश्ता, मोमबत्ती, लालटेन, सीलन न लगे यानी मुलायम न हो जाए, माचिस हवा लगकर ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे में माचिस रखें। टार्च आदि साथ में लें। रेडियो, मोबाइल फ़ोन अवश्य साथ में रखें। सांप से सावधान रहें, सतर्क रहें, वे सूखी जगह पर आ सकते हैं। उन्हें दूर करने के लिए, उनको दूर रखने के लिए लाठी डंडा साथ में रखना चाहिए। बाढ़ जब उतर जाए, पानी कम हो जाए तो उस समय पानी को उबालकर पीने में उपयोग करें। आगे है, क्या न करें। बालकों को भूखा न रखें। बाढ़ के पानी से बना खाना न खाएं। सुरक्षित जगह से बाहर जाने के पहले रास्ते तथा परिस्थिति की सही स्थिति जाने बिना न निकलें। यहाँ कह रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए। बाढ़ के पानी से बना खाना नहीं खाना चाहिए। सुरक्षित जगह जाने से पहले उसके रास्ते के विषय में और वहाँ की स्थिति परिस्थिति के विषय में जाने बिना निकले नहीं बाहर। आगे है, चक्रवात तूफान, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वातावरण में उत्पन्न विक्षोभ के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, टर्नेडो, चीन और जापान के तटों पर टाइफून अत्यंत विनाशक रूप से आक्रमण करते हैं। ये प्रचंड वातावरणीय चक्रवात वायु दाब के असंतुलन से निर्मित होते हैं। ये चक्रवाती तूफान जिन इलाकों पर होकर गुजरते हैं वहाँ बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं। भारत के पूर्वी समुद्र तट और कच्छ सौराष्ट्र के समुद्री तटीय प्रदेशों में उनके विध्वंसक प्रभावों को अनुभव किया जाता है। चक्रवात तूफान के बारे में बताया गया है कि वातावरण में पैदा उथल पुथल के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, टर्नेडो, चीन और जापान के किनारे पर टाइफून बहुत ही विनाशक रूप से हमला करते हैं। ये तीव्र वातावरणीय चक्रवात वायु दाब के असंतुलन से निर्मित होते हैं। ये चक्रवाती तूफान जिन इलाके पर होकर गुजरते हैं वहाँ बड़े मात्रा में विनाश करते हैं। भारत के पूर्वी समुद्र के किनारे और कच्छ सौराष्ट्र के समुद्र के किनारे प्रदेशों में उनके विध्वंसक असर का अनुभव किया जाता है। आगे है,
क्या करना चाहिए जब तूफान आए, चक्रवात आए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आने वाले तूफान का निश्चित समय जानने के लिए रेडियो, टीवी के समाचार सुनते रहें। जिनके पास रेडियो हो वे अपने साथ अतिरिक्त बैटरी इस तरह रखें ताकि वह तुरंत मिल सके। मोबाइल चार्ज करके रखें। साथ ही यदि पावर बैंक जैसे उपकरण हो तो उन्हें भी पहले से चार्ज करके साथ ले लें। रेडियो द्वारा मिल रही सूचनाओं, चेतावनी को ध्यान से सुनें और उनका पालन करें। अफवाहों से दूर रहें। आवश्यकता अनुसार सूखे नाश्ते, खाने की अतिरिक्त चीज़ें, पेयजल का संचय कर लें। बालकों तथा वृद्धों के लिए जरूरी दवाएं तथा भोजन की व्यवस्था रखें। यदि बचाव तंत्र द्वारा आपको घर छोड़ने के लिए कहा जाए तो उस सूचना का तत्काल अमल करें। शुद्ध सुरक्षित पानी पीने का आग्रह रखें। यदि सरकार या शैक्षिक संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रय स्थानों में रह रहे हो तो वहाँ के व्यवस्थापकों द्वारा दी गई सूचनाओं का चुस्त यानी सही पालन करें और बिना उनकी सूचना के आश्रय स्थान न छोड़ें। पालतू पशुओं को खूंटे से बांधकर न रखें। यदि वे खुले रहेंगे तो स्व बचाव यानी अपने बचाव का प्रयास अच्छी तरह से कर सकेंगे। यहाँ पे तूफान के समय क्या करना चाहिए ये बताया गया है कि आने वाले तूफान का निश्चित समय जानने के लिए रेडियो, टीवी के समाचार हमेशा सुनते रहना चाहिए। जिसके पास रेडियो हो वे अपने साथ दूसरे अन्य बैटरी इस तरह रखें ताकि वह तुरंत मिल जाए। मोबाइल चार्ज करके रखें। साथ ही यदि पावर बैंक जैसे उपकरण हो तो उन्हें भी चार्ज करके पहले से साथ में ले लें। पावर बैंक होता है जिससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। रेडियो द्वारा मिल रही सूचनाओं, चेतावनी को ध्यान से सुनें, उनका पालन करें। अफवाहों से दूर रहें, मतलब जो गलत अफवाहें लोग फैलाते हैं उस पर ध्यान न दें। आवश्यकता के अनुसार सूखे नाश्ते, खाने के दूसरे अन्य चीज़ें और पीने का पानी एकत्रित करके रखें। बालकों तथा वृद्धों यानी बुजुर्गों के लिए ज़रूरी दवाएं और भोजन की व्यवस्था रखें। यदि बचाव तंत्र यानी बचाने वाले जो समूह होते हैं, दल होते हैं, उनके द्वारा आपको घर छोड़ने के लिए कहा जाए तो उस सूचना का तुरंत पालन करें। शुद्ध सुरक्षित पानी पीने का ही निश्चय करें। यदि सरकार स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रय यानी रहने के स्थानों पर रह रहे हों तो वहाँ के व्यवस्थापकों यानी जो व्यवस्था की उनके द्वारा दी गई सूचनाओं का सही ढंग से पालन करें और बिना उनकी सूचना के उस स्थान को छोड़े नहीं जहाँ पे आप रह रहे हैं। और कह रहे हैं कि पालतू पशुओं को खूंटे से बांधकर न रखें। यदि वे खुले रहेंगे तो अपना बचाव करने के लिए वो प्रयत्न अच्छी तरह से कर सकेंगे। आगे है तूफान के समय, चक्रवात के समय क्या न करें उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि रेडियो पर मौसम विभाग द्वारा दी जा रही चेतावनी के सिवा अन्य की बातों या अफवाहों पर ध्यान न दें। वातावरण अचानक साफ हो जाए, बरसात रुक जाए या हवा चलनी बंद हो जाए तो भी खुले में बाहर न निकलें। बिजली के खंभे, लटकते खुले तार को न छुएं, उनसे दूर रहें। विज्ञापन के बड़े होर्डिंग या बड़े पेड़ के नीचे आश्रय न लें। यहाँ पे चक्रवात तूफान से बचने के लिए ऐसे स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए बताया गया है। रेडियो पर मौसम विभाग द्वारा दी जा रही चेतावनी के अलावा अन्य की बातों या अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वातावरण यानी मौसम अचानक साफ हो जाए, बरसात रुक जाए, हवा चलनी बंद हो जाए तो भी खुले में बाहर न निकलें। बिजली के खंभे पर लटकते हुए तार को न छुएं, उनसे दूर रहें। विज्ञापन के जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं या बड़े पेड़ के नीचे आश्रय न लें, वहाँ रुके नहीं। आगे है भूकंप। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भूकंप का सामान्य अर्थ है भूमि, पृथ्वी की सतह का कांपना। प्रायः पृथ्वी के गर्भ में होने वाली भौगर्भिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भूकंपों के अनुभव किए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के कमजोर परत वाले प्रदेशों को भूकंपीय संभावना वाला प्रदेश गिना जाता है। इनकी अलग से पहचान की जा सकती है, परंतु भूकंप की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस तरह भविष्यवाणी के अभाव में जन धन की बहुत बड़े पैमाने पर हानि हो सकती है।
यहाँ भूकंप के बारे में बताया गया है कि भूकंप का सामान्य अर्थ होता है भूमि पृथ्वी की सतह का कांपना। प्रायः पृथ्वी के गर्भ में होने वाली यानी पृथ्वी के नीचे होने वाली भौगर्भिक कार्यों के परिणाम स्वरूप भूकंप अनुभव किए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के कमजोर परत वाले प्रदेश को भूकंपीय संभावना वाला प्रदेश गणना में किया जाता है। इनकी अलग से पहचान की जा सकती है, लेकिन भूकंप की निश्चित भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती। इस तरह भविष्यवाणी के कमी के कारण वहाँ के लोगों का और उनके धन का बहुत बड़े मात्रा में नुकसान होता है, क्षति पहुँचती है। आगे है क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भूकंप के दौरान टेबल के नीचे या कमरे के कोने में रहें। यदि पाठशाला में हो तो डेस्क के नीचे बैठ जाएं। यदि खुले मैदान में हो तो मकानों, बरामदों, बिजली की लाइनों या खंभों से दूर रहें। यदि वाहन चला रहे हों तो पुल के ऊपर या नीचे लाइट के खंभे, बिजली की लाइन या ट्रैफिक सिग्नल से अपना वाहन दूर खड़ा रखें। यदि वाहन में हो तो भूकंप का झटका पूरा होने तक उसी में रहें। भूकंप का झटका पूरा हो जाने के बाद भी घर की कुछ चीज़ें जैसे फ्रिज, दीवार पर टंगी घड़ी या फोटो या छत से लटकते हुए पंखे या झूमर, जिन्हें फानुस भी कहते हैं, बाद में गिर सकते हैं, उनसे दूर रहें। दुर्घटना से बचने हेतु मार्गदर्शन के लिए स्थानीय रेडियो को सुनें। नई बनने वाली इमारतों की डिजाइन निर्माण भूकंप प्रतिरोधक होनी चाहिए। भूकंप के समय क्या करना चाहिए, यह यहाँ बताया गया है कि भूकंप के समय टेबल के नीचे या कमरे के कोने में रहें। यदि विद्यालय में हो तो डेस्क के नीचे बैठ जाएं। यदि खुले मैदान में हो तो मकानों, बरामदों, बिजली की लाइनों या खंभों से दूर रहें। यदि गाड़ी चला रहे हैं तो पुल के ऊपर या नीचे लाइट के खंभे, बिजली की लाइन या ट्रैफिक सिग्नल से अपना गाड़ी दूर खड़ा करें। वाहन में हो तो भूकंप का झटका जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक उसी में बैठे रहें। भूकंप का झटका पूरा हो जाने के बाद भी घर की कुछ चीज़ें जैसे फ्रिज पर, दीवार पर टंगी घड़ी या फोटो या छत से लटकते हुए पंखे, झूमर बाद में गिर सकते हैं, उनसे दूर रहें। दुर्घटना से बचने के लिए मार्गदर्शन जो बताए जाते हैं रास्ते, उनको स्थानीय रेडियो में सुनें। नई बनने वाली इमारतों की डिजाइन, उनका निर्माण भूकंप प्रतिरोधक हो, यानी उन पर भूकंप का असर न हो, ऐसा होना चाहिए। आगे है क्या न करें, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। घबराकर शोर शराबा या भगदड़ न करें। भूकंप के झटके के बाद गिरने वाली चीज़ों को रोकने का प्रयास न करें। नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का उपयोग न करें। यदि आप घर के अंदर हो तो लकड़ी या लोहे की अलमारी, तिजोरी के पास या कांच के झाड़, फानुस के नीचे खड़े न रहें। रसोई घर की गैस लीक नहीं कर रही है, इसकी परख किए बिना दिया सलाई, लाइटर या बिजली के उपकरणों को चालू न करें, क्योंकि गैस रिसाव के कारण विस्फोट होने की संभावना रहती है। आग लगने की स्थिति के सिवा डॉक्टरी सहायता के लिए फ़ोन न करें। उस समय तत्काल किए जा रहे फ़ोन के कारण टेलीफोन के ठप हो जाने से राहत तथा बचाव कार्य बाधित होता है। भूकंप के समय क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ बताया गया है कि उस समय हमें घबराकर शोर शराबा नहीं करना चाहिए, भगदड़ नहीं मचाना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। भूकंप के झटके के बाद गिरने वाली चीज़ों को रोकने का प्रयास यानी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम घर के अंदर हों तो लकड़ी या लोहे की अलमारी, तिजोरी के पास या कांच के झाड़, फानुस यानी झूमर के नीचे खड़े नहीं रहें। रसोई घर की गैस लीक नहीं कर रही, इसकी जांच किए बिना दिया सलाई या लाइटर या बिजली के उपकरणों को चालू न करें, क्योंकि गैस निकलने के कारण विस्फोट होने की संभावना रहती है। आग लगने की स्थिति के अलावा डॉक्टर की सहायता के लिए फ़ोन न करें। उस समय तुरंत किए जा रहे फ़ोन के कारण टेलीफोन के ठप हो जाने से, बंद हो जाने से राहत का तथा बचाव कार्य बाधित होता है, उसमें रुकावट आती है। आगे सुनामी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्र में उत्पन्न होने वाले अत्यंत शक्तिशाली विनाशक लहरों को सुनामी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति सागर या महासागर के
तल में 7 रिएक्टर स्केल या उससे अधिक तीव्र वाले भूकंपों अथवा समुद्री ज्वालामुखी के विस्फोट या बड़े पैमाने पर सागरीय भूस्खलन से होती है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का है, जिसमें इसका अर्थ होता है विनाशक लहरें। अधिकतर सुनामी की उत्पत्ति समुद्र तल के भूकंपों के कारण ही होती है। इस कारण इसे भूकंपी लहरों के रूप में भी जाना जाता है। ये लहरें अपने उत्पत्ति स्थल से वलय के रूप में तीव्र गति से फैलती हैं। गहरे समुद्र में हो तो कम ऊंचाई के कारण दिखलाई नहीं देती, पर समुद्री किनारे के पास और छिछले समुद्र में से गुजरते समय ये विनाशकारी स्वरूप धारण करती हैं और इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसी कारण ही किनारे के इलाकों में पानी की एक ऊंची दीवार सी बनकर आगे बढ़ती हुई ये लहरें भयंकर तबाही मचाती हैं। सुनामी के बारे में यहाँ बताया गया है कि समुद्र में उत्पन्न होने वाले अत्यंत शक्तिशाली विनाशक यानी विनाश करने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति सागर या महासागर के नीचे में 7 रिएक्टर स्केल या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों अथवा समुद्री ज्वालामुखी के विस्फोट या बड़े मात्रा पर सागरीय भूस्खलन यानी जमीन के खिसकने से होती है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का है, जिसमें इसका अर्थ होता है विनाशक लहरें। ज़्यादातर सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के नीचे के भूकंपों के कारण ही होती है। इस कारण इसे भूकंपी लहरों के रूप में भी जाना जाता है। यह लहरें अपनी उत्पत्ति स्थान से वलय यानी गोल घेरे के रूप में बहुत तेज गति से फैलती हैं। गहरे समुद्र में तो कम ऊंचाई के कारण ये दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन समुद्री किनारे के पास और छिछले समुद्र यानी कम गहराई वाले समुद्र में से जब ये गुजरती हैं तो ये विनाशकारी रूप धारण करती हैं और इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसी कारण ही किनारे के इलाकों में पानी की एक ऊंची दीवार से बनकर आगे बढ़ती हुई ये लहरें बहुत ही भयंकर तबाही मचाती हैं। आगे है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए महाविनाशकारी सुनामी ने थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को भोग लिया था। आधुनिक उपकरणों की मदद से सुनामी की पूर्व सूचना तथा उसके आने के निश्चित समय की सही अनुभव लगाया जा सकता है। इसलिए भविष्य में इस संदर्भ में और अधिक सावधानी बरतते हुए जनहानि को रोका जा सकेगा। आगे यहाँ बता रहे हैं कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए महाविनाशकारी सुनामी ने थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को शिकार बना लिया था, उनको समा लिया अपने अंदर। आधुनिक यानी नए समय के उपकरणों की सहायता से सुनामी के पहले से सूचना तथा उसके आने के निश्चित समय की सही जानकारी लगाया जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में भविष्य में इस विषय में और अधिक सावधानी बरतते हुए यानी सावधान रहते हुए जनहानि लोगों को हानि पहुंचाने से रोका जा सकेगा। आगे पढ़ते हैं क्या करना चाहिए। सुनामी की सूचना मिलते ही समुद्र तट से सुरक्षित दूरी पर चले जाना चाहिए। रेडियो अपने साथ रखना चाहिए तथा प्रशासन तंत्र की सूचनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए। नई बस्तियों तथा इमारतों के निर्माण के समय सुनामी के पहलू को भी ध्यान में लेना चाहिए। मैंग्रोव वनस्पति सुनामी के प्रभाव को समग्रतया घटाती है, इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इसका फैलावा बढ़े। सुनामी के समय क्या करना चाहिए इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो सुनामी की सूचना मिलते ही समुद्र के किनारे से सुरक्षित दूरी पर चले जाना चाहिए। रेडियो अपने साथ रखना चाहिए तथा सरकार के द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार काम करना चाहिए। नई बस्तियों तथा इमारतों के निर्माण के समय सुनामी को ध्यान में रखकर उसे बनवाना चाहिए। मैंग्रोव वनस्पति सुनामी के प्रभाव को पूरी तरह से घटाती है, इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इसका बढ़ावा हो पर इसको फैलाया जाए, इसका विस्तार किया जाए। आगे है क्या न करें। समुद्र किनारे स्थित ऊंचे मकानों के ऊपर आश्रय न लें, क्योंकि विनाशक लहरों के प्रभाव से वे टूट सकते हैं। सुनामी उतरने के बाद भी प्रशासन द्वारा जब तक
सूचना न मिले समुद्र तट की ओर न जाएं। सुनामी के समय कह रहे हैं यहाँ क्या नहीं करना चाहिए। समुद्र के किनारे स्थित ऊंचे मकानों के ऊपर आश्रय न लें, यानी वहाँ न रहें, क्योंकि विनाशक लहरों के असर से वे टूट सकते हैं मकान। सुनामी उतरने के बाद भी जब तक सरकार की तरफ से कोई आदेश न मिले, सूचना न मिले, तब तक समुद्र के किनारे न जाएं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। पाठ बड़ा है तो आगे का भाग आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया गया है उसको ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।